हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का 8 लेसन ऊर्जा शक्तीचा जागर। इस लेसन को लिखा है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर ने। रघुनाथ माशेलकर एक बहुत बड़े लेखक हैं मराठी साहित्य के, और उन्होंने अपने बचपन की यादें इस लेसन में लिखी है। जब उनके बचपन में ही जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, उनके पापा की डेथ हुई, तो उन्होंने अपने माँ के साथ, अपने मामा के साथ मिलके जो तकलीफ़ें उठाई, उसकी माँ ने बच्चे को बड़ा करने के लिए, सिखाने के लिए, माशेलकर को सिखाने के लिए, अच्छा एजुकेशन देने के लिए उनकी माँ ने जो तकलीफ़ें उठाई, और फिर बहुत बुरी परिस्थिति होने के बावजूद लेखक ने उच्च शिक्षण लिया। उच्च शिक्षण मतलब अच्छी पढ़ाई किया, हायर एजुकेशन लिया। उसका वर्णन उस बारे में इस लेसन में लिखा है। शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतली शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। जब भी कभी स्कूल और स्कूल के टीचर्स का बातचीत होती है, या कोई भी बातचीत करने के लिए बैठता है, तो उसमें अगर स्कूल और स्कूल के टीचर की बात निकली, तो मुझे अपने मुंबई में जो मेरी स्कूल थी उसकी, और मेरे स्कूल लाइफ में मेरे जो टीचर मुझे जो मिले, उनकी मुझे याद आती है। गिरगावातील युनियन हाईस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीने संस्कार करणारे भावे सर। गिरगांव में जो यूनियन स्कूल है, और यूनियन स्कूल, और मेरी जो स्कूल का, मैं जब स्टूडेंट था, तब मेरे ऊपर जो संस्कार जिन्होंने किए, मुझे जो उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, संस्कार दिए, वो मेरे भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर, इनके मेरे पे बहुत बड़े एहसान है। माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीने संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या सारांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहेत। पण त्याचवेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला, तो जिच्यामुळे आला, ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार। लेकिन जब मैं अपनी स्कूल और मेरे स्कूल के टीचर की बात करता हूँ, तो जिनके वजह से मुझे ये स्कूल मिली है, वो मेरी परम प्रिय माँ और मेरे मामा मतलब मेरी माँ का भाई। इनके एहसान मैं कैसे भूल सकता हूँ, और किस शब्दों में उसको मैं व्यक्त करूँ, किस शब्दों में उसको मैं बताऊँ। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। माँ हर एक बच्चे की पहिली टीचर होती है। माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती, तर माझे सर्वस्व होती। लेकिन मेरे मामले में मेरी माँ केवल एक टीचर नहीं थी, तो मेरा सब कुछ था। मेरी माँ ही मेरा सब कुछ था। मूळचे गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल। माझे बालपण तिथेच गेलं। माझे मामाही याच गावातले। मेरा मेरा जो नेटिव प्लेस है, जहाँ मैं पैदा हुआ, वो मेरा गांव दक्षिण गोवा, साउथ गोवा में माशेल है। मेरा बालपन मतलब बचपन वही गुजरा। मेरे मामा भी, मेरी माँ का भाई भी, मेरा मामा भी उसी गांव में रहता था। तिथल्या एका मैदानावर खेळण्याच्या आणि पिंपळ कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारखी येत असतात। वहाँ पे उस गांव में मैंने मैदान में जो इतने खेल खेले। पिंपल कट्टा मतलब पीपल का कट्टा, पीपल झाड़ के आजू बाजू में लोग बैठने के लिए एक जगह बनाते हैं, और उस पर बैठते कट्टा बनाते हैं। उसके पत्थर का कट्टा रहता है वो, और पीपल का झाड़ रहता है। पीपल के झाड़ के नीचे वो लोग पत्थर का कट्टा बनाते हैं। गांव के लोग उसमें बैठते हैं और आराम भी करते हैं और बातचीत भी करते हैं। लेखक ने भी वही अनुभव, वही एक्सपीरियंस लिया था। वहाँ पे बैठ के आराम से सुकून से बैठते थे। कभी कभी मेरे दिल में ये यादें आती थी, जैसे कि हवा का झोंका आता है, वैसे ये यादें भी बीच बीच में आती थी। माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले।
मैं जब 6 साल का था तो मेरे वडील, मेरे पप्पा की डेथ हो गई और मुझे उदरनिर्वाहासाठी उदरनिर्वाहासाठी मतलब मेरा पेट भरने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, काम धंदे के लिए माशेल को छोड़ना पड़ा, मेरे गाव को छोड़ना पड़ा. मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोचलो. मैं और मेरी माँ मुंबई में आके रहने लगे. गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळावर छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो. मैं गिरगांव में रहता था. गिरगांव में जो खेतवाड़ी है वहाँ पे देशमुख गली में मालती निवास था. उस निवास में फर्स्ट फ्लोर पे, पहिल्या माळ्यावर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटी सी खोली में, छोटे से रूम में मैं और मेरी माँ रहते थे. आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालवलेली. पैसा पानी हमारे पास तो था ही नहीं. फाइनेंशियल हालत हम लोगों की बहुत ही बुरी थी. दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई आणि शिक्षणासाठी आसुसलेला पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊ असे प्रश्न चिन्ह घेऊन वावरणारा मी. दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी मतलब गरीबी से लड़ने वाली मेरी कम पढ़ी लिखी माँ, अल्पशिक्षित आई मतलब कम पढ़ी लिखी मेरी माँ और पढ़ाई लिखाई के लिए तरसने वाला मैं. लेकिन अगर मैं स्कूल जाऊँ तो मेरी फ़ीस कौन भरेगा, इस वजह से मैं कैसे स्कूल जाऊँ ऐसा सोचने वाला मैं. त्यावेळचं हे वातावरण असं होतं. उस टाइम हम लोगों के दिल में हमारा घर का माहौल था, वातावरण मतलब माहौल ऐसा था. मेरी माँ गरीबी से लड़ती थी, रोज़ी रोटी के लिए लड़ती थी, कमाती थी, बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करके कमाती थी. और मैं स्कूल में जाने के लिए तरसता था, पढ़ाई लिखाई के लिए तरसता था. लेकिन स्कूल कैसा जाऊँ, फ़ीस कहाँ से भरूँ, ये सब सोचते सोचते हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी. पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही. ती खचली नाही. वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करत होती. त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले. मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी, धीर सोडला नहीं, कभी हार नहीं मानी. ती खचली नाही, वो कभी हारी नहीं, वो कभी थकी नहीं. वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करत होती. अलग अलग मेहनत के काम, जो भी काम उनको मिला वो करते थे. और ऐसे में माशेल से, मेरे गांव से मेरा मामा भी मुंबई में रहने के लिए आया, हम लोगों को मदद करने के लिए आया. त्यांच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकला. मेरी मामा के वजह से मुझे खेतवाड़ी में जो प्राथमिक मतलब प्राइमरी जो स्कूल है उसमें मुझे एडमिशन मिल गया. ही शाळा महापालिकेची होती, ये स्कूल म्युनिसिपालिटी की थी. माझ्याप्रमाणे शाळेची परिस्थिती बेताची होती. मैं जैसा गरीब था, मेरी स्कूल भी ऐसे ही थी. मतलब स्कूल इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत महंगी स्कूल नहीं थी, सस्ती स्कूल थी, फैसिलिटीज़ बहुत ही कम थी. पण इथले शिक्षक मात्र मनाने खूप श्रीमंत होते. भले ही स्कूल गरीब थी, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक टीचर्स बहुत अमीर थे. मतलब किससे, पैसे से नहीं बच्चों, मन से, दिल से वो बहुत बड़े थे. उनका दिल बहुत बड़ा था, उनका मन बहुत बड़ा था. पायात चप्पलही घालायला नव्हती अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू झाली. आखिर मेरी स्कूल चालू हो गई. पैर में चप्पल नहीं थी, मैं पैर में चप्पल पहने बिना स्कूल में जाता था. वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अनवाणीच राहावं लागलं. साल के मेरे उम्र के 12 साल तक मुझे अनवानीच मतलब बेयरफुट, बिना चप्पल के घूमने पडा. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली, त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आलं. शालेय शिक्षण प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो गई और मैं हाई स्कूल में गया. हाई स्कूल में जाते वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरे सामने आ गई. त्यावेळची हाईस्कूलची फ़ी, प्रवेश फ़ी 21 रुपये होती. एंट्री फ़ीस कितनी थी, एडमिशन फ़ीस कितनी थी, सिर्फ 21 रुपये. 21 रुपये मतलब 21 रुपये, 21 रुपीज़. पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार. लेकिन हमारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा. स्टूडेंट सोचो, 21 रुपीज़ भी लेखक और उसकी माँ कमा नहीं पा रहे थे और ख़र्चा नहीं कर सकते थे.
स्कूल के फ़ीस पे, और आज अपने स्कूल की फ़ीस हजारों रुपये की रहती आहे. प्रवेश फी भरणं शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले. प्रवेश फ़ी, एंट्री फ़ी, एडमिशन फ़ी मैं नहीं भर सकता, इसका मतलब है मेरा पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, क्योंकि एडमिशन फ़ीस ही मैं नहीं भर पाऊँगा तो मैं स्कूल में एडमिट कैसे होऊंगा, स्कूल में मैं कैसे जाऊँगा, मेरी पढ़ाई तो रुक जाएगी, असे लेखक को लगने लगा. लेकिन लेखक की माँ ने कभी हार नहीं मानी, पण माझ्या आईने धीर सोडला नहीं. धीर मतलब पेशेंस, सब्र. लेकिन मेरी माँ ने कभी भी बेसब्री दिखाई नहीं, कभी भी हारी नहीं, वो कभी भी वो डरी नहीं. आजूबाजूच्या बिराडातील काही काम करून तिने पैसे जमावण्यास सुरुवात केली. माँ ने क्या किया, जो नेबर में बिराड़ थी, बिराड़े मतलब बड़े बड़े थोड़े मतलब फाइनेंशियल थोड़े अच्छे लोगों के पास काम करने लगे. घर काम में लग गई. घर में आके वो दूसरों के घर पे जाके वो काम करने लगी और धीरे धीरे पैसा जमा करने लगी. त्याचवेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली और उसी वक्त एक उनके जान पहचान में से एक औरत उनके मदद के लिए आई, मेरी माँ की मदद के लिए आई, जो मेरी माँ को अच्छे से जानती थी कि ये लोग बहुत गरीब है, बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है, इसके लिए पढ़ नहीं पाता, आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था झाली. तो उस औरत ने, उस माऊली ने मेरे ॲडमिशन फीस का पैसा दे दिया. पण तोपर्यंत गिरगावातल्या त्यावेळच्या नामांकित शाळेमधले प्रवेश बंद झाले होते. लेकिन तब तक गिरगांव में जितने भी नामांकित स्कूल थे, नामांकित मतलब फेमस रेप्यूटेड स्कूल जो थे, उनकी एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो चुका था, एडमिशन उनका बंद हो चुका था. अखेर युनियन हायस्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. आखिर मुझे यूनियन हाई स्कूल में एडमिशन मिल ही गया और मेरी आगे की पढ़ाई, माध्यमिक सेकेंडरी सेक्शन की पढ़ाई मेरी चालू हो गई. अनेक अडीअडचणीतून मी जमेल तेवढा अभ्यास करतच होतो. बहुत मैंने अड़ी अड़चन मतलब तकलीफ़ें, ऑब्स्टकल्स, मुसीबतें बहुत आई, फिर भी मैं अपनी पढ़ाई करते रहा. पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पडायची. लेकिन वो घर बहुत छोटा था और उस घर में, उस खोली में लेखक, उनकी माँ और उनका मामा रहता था. तो वो जगह बहुत छोटी थी और अब पढ़ाई करने के लिए वो जगह सूट भी नहीं थी, ऐसा माहौल भी नहीं था. आजू बाजू का माहौल, घर का माहौल वैसा था ही नहीं. अब साला पूरक वातावरण नव्हते. पढ़ाई के लिए एक पूरक मतलब एक सूटेबल एटमॉस्फेअर नहीं था, एन्व्हायरमेंट नहीं था. मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो. वातावरण मतलब इन्वायरमेंट होता है, एटमॉस्फेयर ऐसा था, एटमॉस्फेयर जो पढ़ाई के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था. लेकिन फिर भी मैं जिद से पढ़ाई करने लगा. कोई फैसिलिटी नहीं थी घर में. आज अपने बच्चों के लिए अपन सेपरेट रूम बनाते हैं, उनके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप देते हैं, उनके रूम में हर एक चीज़ अपन प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा सुकून से बैठ के पढ़ सके अपने रूम में, खुद के रूम में. और यहाँ तो बहुत छोटा सा घर था, खोली थी और उसके अंदर 3 लोग ऑलरेडी रहते थे और परेशानियाँ तो बहुत थी. रोज़ कमाने की और रोज़ कमा के खाने की ऐसी हालत थी. तो ऐसे वक्त में भी कैसा इंसान पढ़ाई करेगा. लेकिन फिर भी लेखक ने जिद से पढ़ाई की और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आया आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलं और स्कूल में एग्ज़ाम में मुझे अच्छे से अच्छे परसेंटेज मार्क्स मिलने लगे. या युनियन हायस्कूलमध्ये शिक्षक त्यांची सेवाभावी वृत्ती विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन यांच्यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला नाही, असे नाही तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला. मेरे यूनियन हाई स्कूल में जो टीचर्स थे, उनके अंदर एक सेवाभावी वृत्ति थी. उनका नेचर ऐसा था कि बिना कोई मतलब के वो लोग सेवा करते थे बच्चों की. मतलब बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाते थे. तो स्कूल की हालत भले ही कैसी भी हो, उनको पगार सैलरी भले कितनी भी मिलती हो,
लेकिन उनकी जो पढ़ाने की तड़प वो बहुत बड़ी थी। और बच्चों को सिखाते सिखाते वो उसके अंदर खुद ही घुस जाते थे, खुद ही उसके अंदर चले जाते थे, वहाँ के यूनियन स्कूल के टीचर। और बच्चों को कोई भी मतलब, कोई भी उनका स्वार्थ, कोई भी उनका मकसद लिए बिना बच्चों को मार्गदर्शन करते थे। मार्गदर्शन मतलब बच्चों को सही राय दिखा देते थे, सही दिशा दिखाते थे। और इस वजह से सिर्फ स्कूल में मेरे पढ़ाई का ही बेस अच्छा नहीं था हुआ, बल्कि मेरे पूरे ज़िंदगी का बेस भी अच्छा बन गया। शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लागली और सीखने की एक अलग एक ओढ लगने लगी। ओढ मतलब मेरी इच्छा बढ़ने लगी, सीखने की मेरी इच्छा बढ़ने लगी। आमच्या हाईस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे। हमारे हाईस्कूल में हर सैटरडे चाचणी परीक्षा मतलब यूनिट टेस्ट लेते थे। आमचं हाईस्कूलही गरीब होतं, शनिवारी मतलब सैटरडे। हमारे हाई स्कूल गरीब था, जैसे हम लोग गरीब थे, हमारे हाई स्कूल भी गरीब था। त्यामुळं उत्तरपत्रिका घरून द्यावी लागायची। उत्तरपत्रिका मतलब जिस पे बच्चे आंसर लिखते हैं, आंसर शीट, वो हम लोगों को घर से लानी पड़ती थी। त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची और उस आंसर शीट की प्राइस 3 पैसा रहती थी। बच्चों पहले पैसे में चलता था, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा। अभी हम लोग यूज़ करते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। तो तभी आंसर शीट की जो कीमत थी वो सिर्फ 3 पैसा थे, लेकिन 3 पैसा भी बहुत बड़ी रक्कम थी लेखक के लिए और उसकी माँ के लिए। कदाचित पटणार नाही, पण तेव्हा दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं। आपको यकीन नहीं होगा, आपको शायद, कदाचित मतलब शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन हर हफ्ते, क्योंकि हर हफ्ते सैटरडे के दिन एग्ज़ाम होती थी, हर हफ्ते 3 पैसा खड़ा करना भी मेरी माँ के लिए बहुत मुश्किल था। मेरी माँ 3 पैसा आंसर शीट के लिए देने के लिए भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उनके आंखों में पानी आ जाता था, मतलब आंसू आ जाते थे। आजही आठवलं की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो। आज मुझे जब ये याद आता है तो मेरे बदन पे कांटा खड़ा हो जाता है। कांटा मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांटा मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 3 पैसे की आंसर शीट हर हफ्ता देनी पड़ती थी। माँ इतनी गरीब थी, लेखक इतना गरीब था कि माँ को इतना कष्ट करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी हर हफ्ते में 3 पैसा आंसर शीट के लिए खर्चा करना बहुत तकलीफ देता था, बहुत मुश्किल था। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले, पडेल ते काम केले। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत बहुत काम किया, कष्ट, मेहनत की। जो मिला वो काम किया, जिसने बोला वो सब काम किया। काँग्रेस हाऊसजवळ तिला सांगण्यात आले की फक्त काँग्रेस हाऊसजवळ काही काम मिळणार आहे असं समजल्याने एकदा ती तिकडे गेली। काँग्रेस हाउस के पास कोई काम मिलने वाला था, ऐसा किसी ने उनको कहा मेरी माँ को, तो वो वहाँ पे चले गए। रांगेत उभी राहिली, रांग मतलब क्यू, लाइन में खड़ी हो गई। तशीच ताटकळत, वैसे ही ताटकळत बिचारी खड़ी थी। पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं की फक्त 3री किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाईल। लेकिन तब उनको बताया गया कि 3री मतलब 3rd स्टैंडर्ड और उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ही ये काम दिया जा रहा है। यह ऐकून अर्थातच ती नाराज़ झाली। ये सुन के मेरी माँ बहुत निराश हो गई। नाराज़ हो गई मतलब निराश हो गई, डिसअपॉइंट हो गई। घराकडे मागं फिरली और अपने घर वापस आई। त्याच वेळी तिने ठरवलं कि माझ्या मुलाला खूब शिकवेन। उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया, मेरी माँ ने, कि मैं मेरे बेटे को बहुत पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नहीं। क्योंकि इस पढ़ाई के बिना, पढ़े लिखे लोगों के बिना पढ़े लिखे लोगों को ही दुनिया मान देती है, रिस्पेक्ट देती है। और शिक्षण मतलब एज्युकेशन बहुत ज़रूरी है। तिनं प्रत्यक्षात केलंही तसंच। माझ्यासाठी तिने घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दातून सांगू। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए
और उनके कष्ट, उनकी मेहनत मैं कैसे बयान करूँ मैं, कैसे आपको बताऊँ। मेरी माँ ने डिसाइड किया कि मैं मेरे बेटे को अच्छा से अच्छा पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, और फिर उन्होंने उसमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। कोरे पाठकोरे लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची। बच्चों, अपन जो नोटबुक यूज़ करते हैं, आधा पेज अपन फेंक देते हैं, कभी कभी आधी बुक भी अपन फेंक देते हैं, रद्दी में दे देते हैं। तो उसकी माँ ने क्या किया, ऐसी बुक्स को, ऐसे पन्नों को, ऐसे पन्नों को, कागज़ मतलब क्या, पेपर्स, नोटबुक के जो पेपर्स रहते हैं, पन्ने रहते हैं, उनको जमा करती थी और उनसे वह्या बनाती थी। वह्या मतलब नोटबुक। कोरे पाठ कोरे, कोरे मतलब पूरा ब्लैंक, पाठ कोरे मतलब एक जगह पे लिखा हुआ है और एक जगह के ब्लैंक है। फ्रंट लिखा हुआ होगा तो बैक ब्लैंक होगा। ऐसे पेपर को, ऐसे कागज़ को वो जमा करती थी और उन्होंने उससे एक वह्या बनाई थी। वह्या मतलब नोटबुक बनाती थी। आज हमारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी भी बुक ख़राब हो गई तो दूसरी ख़रीद लेते हैं, या फिर बुक जब ईयर ख़त्म हो जाता है, ईयर एंड हो जाता है, तो बचेली बुक जो उसके ब्लैंक पेपर भले कितने भी बचे हो, वो पूरी की पूरी बुक एक तो मतलब वेस्ट कर देते हैं, फाड़ के, या फिर रद्दी में देते हैं। लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं और जिनको सच में पढ़ाई की लिखाई की तलब रहती है, वो लोग ऐसा कभी नहीं करते। इसकी माँ ने भी क्या किया, ऐसे ही पेपर से अपने बेटे के लिए नोटबुक बनाई। अखंड पेन्सिल मला मिळणं अवघड होतं। पूरी अखंड मतलब पूरी पेन्सिल तो मुझे कभी मिलना पॉसिबल ही नहीं था। त्यामुळे जेमतेम हातात धरता येईल अशा पेन्सिलनेच लिहावं लागेल। कम से कम उंगली में पकड़ सकूँ इतनी पेंसिल से मैं लिखता था। कम से कम उंगली में मैं आराम से पकड़ सकूँ इतनी छोटी सी पेन्सिल से लेखक लिखता था। याच हाईस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले और यही मुझे मेरे सर भावे सर मिले यूनियन हाईस्कूल में। ते आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवत। भौतिकशास्त्र मतलब इंग्लिश में उसको फिज़िक्स बोलते हैं। साइंस में 3 शास्त्र हैं, एक केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी। तो भौतिक शास्त्र मतलब फिज़िक्स। फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है तो डिफ़िकल्ट, लेकिन जब इसके सर उसको पढ़ाते थे तो उसमें अपने आप इंटरेस्ट आता था। विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नहीं, तर त्या विषयाची गोडी लावली। मेरे सर ने मुझे इस तरह से हमें पढ़ाते थे, भौतिक शास्त्र का विषय इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि हमें उस सब्जेक्ट के लिए हम लोग उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगे। और त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं। और उसी के साथ मेरे सर ने हमें ज़िंदगी की फ़िलोसॉफ़ी भी सिखा दी। तत्वज्ञान मतलब फ़िलोसॉफ़ी। एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला। एक दिन मेरे सर ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। प्रयोग एक्सपेरिमेंट। भिंगाच्या साहाय्याने सूर्यकिरणाची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो हे त्यांनी दाखवलं। भिंग मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास। ग्लास के ऊपर अगर सूरज की किरणें जमा कर दी जाएगी तो नीचे रखा हुआ कागज अपने आप जलता है, ये उन्होंने दिखाए। बच्चों, हम लोगों ने भी बचपन में ये सब चीज़ें की है। आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले, माशेलकर तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा, काहीही जाळता येईल। और कहा मेरे सर ने मुझे कि अगर तुम्हारे अंदर की एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी, तुम्हारे अंदर की एनर्जी तुम अगर जमा करोगे, बढ़ाओगे, तुम्हारी अंदर की एनर्जी अगर तुम बढ़ाओगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला, एक जगह पे मुझे कंसंट्रेशन करने का मंत्र मिला, क्योंकि सूरज की किरणें मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ही होती है, एक जगह एकत्र ही होती है। और दूसरी जगह मुझे सायन्स भी समझ में आया। आयुष्याचं फार मोठं तत्वज्ञान भावे सरांच्या या शिकवणीतून गवसलं। ज़िंदगी की बहुत बड़ी फिलॉसॉफी भावे सर ने मुझे इसमें से सिखा दी है। त्यांना मी कसा विसरू शकीन, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ। भावे सरांप्रमाणेच माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात
जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केलं, संस्कार केलं. भावे सर के जैसे मुझे और सर मिले और लोग मिले. जब मैं आगे आगे पढ़ाई करते गया तो मुझे और मेरी ज़िंदगी में और चीज़ें आती रही. उसमें से जोशी सर भी थे, शिर्के सर भी थे, मालेगांव वाला भी थे. इन लोगों ने मेरे ऊपर मुझे बहुत अच्छे संस्कार भी दिए और अच्छा मार्गदर्शन, दिशा भी मुझे दिखाए. आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने आणि याच शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली. ज़िंदगी को खड़ा करने के लिए, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए मुझे स्कूल ने और स्कूल के टीचर ने बहुत मदद की. संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला. लढने के लिए कॉन्फिडन्स दिया. आत्मविश्वास, कॉन्फिडन्स. जगण्याचे भान दिलं. ज़िंदगी जीने का हौसला दिया. ज़िंदगी में मैं क्या बन सकता हूँ, क्या नहीं बन सकता हूँ, ये करने का मुझे हौसला दिया. आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे आज भी मुझे वो स्कूल के दिन याद आते हैं. तो प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करतानाचे क्षण आठवतात. तो एक जगह पे मुझे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, तो दूसरी जगह दूसरे वक्त मुझे जब हम लोग गरीब थे और गरीबी की हालत में कैसे ज़िंदगी जीते थे, वो भी एक एक पल मुझे, क्षण मतलब पल, मोमेंट्स मुझे याद आते हैं. आणि त्याचवेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यासमोर उभे राहते. और उसी वक्त मुझे मेरी माँ, मेरे टीचर्स और मेरी स्कूल, ये सब मेरे संस्कार केंद्र हैं. ये सब मेरे आँखों के सामने आ जाते हैं. मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लगतो और मैं वापस अपने स्कूल के दिनों में मगन हो जाता हूँ. बच्चों, मैंने ये लेसन यही ख़त्म कर रही हूँ. मैंने इस लेसन का एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ. आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आया होगा. जिस तरह से लेखक ने बहुत तकलीफ़ें उठाए के पढ़ाई अपनी पूरी की और उस वजह से आज उनका लेसन हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मराठी सब्जेक्ट में पढ़ रहे. बच्चों, आप भी बहुत मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को संवार दो, एक ज़िंदगी को अच्छे से बिताओ.